जैसे ही सिंधिया बने कैबिनेट मिनिस्टर, वैसे ही बीजेपी में नई जोड़ी पर छिड़ गई बहस। शिवराज सिंधिया की जोड़ी और कम हुई भोपाल दिल्ली की दूरी। बीजेपी की इस नंबर 1 जोड़ी से तो दुनिया वाकिफ है, लेकिन अब मध्य प्रदेश की सियासत में बीजेपी की नंबर 2 जोड़ी भी तैयार है। ये बहस ज्योतिरादित्य सिंधिया के कैबिनेट मंत्री के बनने के साथ ही शुरू हो गई है कि मध्य प्रदेश में शिवराज और सिंधिया बहुत मजबूत हो गए हैं और इससे भी ज्यादा मजबूत हुई है उनकी बॉन्डिंग। पहले देखिए ये ट्वीट। मंत्री बनने के बाद शिवराज ने बधाई दी और उसका सिंधिया ने कुछ यूं जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि आपकी आत्मीय शुभकामनाओं के लिए हृदय से धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में आप सभी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। नरेंद्र मोदी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्री नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से और पूरी क्षमता से इस जिम्मेदारी को निभाने की मैं कोशिश करूंगा और मुझे आशा है कि जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं पर मैं खड़े उतरूं। मेहनत, मशक्कत और उसी भाव के साथ कार्य करूंगा जिस तरीके से मैंने पिछले 15-20 साल जनसेवा में कार्य किया है। ये तो रही मोदी के सपने को साकार करने की मंशा, लेकिन ये 2 तस्वीर से समझने में और भी आसानी होगी कि आखिर जोड़ी नंबर 2 की चर्चा क्यों गर्म है। एक तस्वीर उस वक्त की है जब शिवराज विपक्ष में थे और सिंधिया उनसे मिलने पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर आज की है जब शिवराज सत्ता में है और सिंधिया भी साथ है। जब शिवराज विपक्ष में थे तब 45 मिनट सिंधिया से मुलाकात की खूब चर्चा हुई थी। आज भी जोड़ी वही है और चर्चा गर्म है। सिंधिया जी को जो डील की आखिरी किस्त थी वो 15 माह बाद पूरी हुई। 15 माह पहले मंत्री बनाना था। ऐसा विभाग दिया गया जिसमें काम करने को कुछ नहीं, सिर्फ उड़ने को है। तो निश्चित तौर पे रेल मंत्रालय या मानव संसाधन मंत्रालय या शिक्षा मंत्रालय, ऐसे विभाग दिए जाते तो कुछ करने को मिलता। लेकिन एक जिस प्रकार से पहले 15 महीने मंत्री नहीं बना के धोखा किया गया, विभाग में भी धोखा कर दिया गया है। आज विपक्ष में बैठी कांग्रेस इस जोड़ी का चाहे जो विश्लेषण करे, लेकिन इस सच को कैसे झुठलाया जा सकता है कि शिवराज ने सिंधिया खेमे को आत्मसात किया है। ये तस्वीर देखिए, ज्यादा पुरानी नहीं है लेकिन बहुत कुछ कहती है। जानकारों की माने तो शिवराज सिंधिया की जोड़ी मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त ही नहीं दिलाएगी बल्कि लंबी पारी की ओर भी ले जाएगी। वैसे वक्त का पहिया किधर घूमेगा ये कोई नहीं कह सकता। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी की जोड़ी नंबर 2। जोड़ियों का हमेशा महत्व है, चाहे क्रिकेट हो, राजनीति हो या फिर कोई और डिसिप्लिन हो, वहाँ जोड़ियाँ बहुत काम करती हैं। सिनेमा के सुनहले पर्दे पर भी जोड़ियाँ बहुत काम करती हैं और राजनीति में भी जोड़ियों का महत्व है। बीजेपी की बात करें तो करीब करीब 50 साल तक अटल जी और आडवाणी जी की जोड़ी ने कमाल किया। कमाल की एक तालमेल के साथ ये जोड़ी चलती रही। और अगर आप बात करें कांग्रेस की तो सोनिया जी, अहमद पटेल जी की जोड़ी एक रही पॉलिटिकल, जो बहुत बड़े निर्णय लेकर, और यूपीए 2 की 10 साला जो केंद्र में सरकार रही उसके पीछे माना गया कि सोनिया जी और अहमद पटेल का काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और वर्तमान बीजेपी सरकार की बात करें तो सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी की जोड़ी की हमेशा चर्चा है। मध्य प्रदेश में बात करें तो इस तरह की जोड़ियां बनती ज़रूर रहीं राजनीति में, लेकिन कोई बहुत स्थायी और लंबी चलने वाली जोड़ी नज़र नहीं आई है। दिग्विजय सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे तो हरवंश सिंह जी जो थे उनके साथ उनकी जोड़ी काफ़ी चर्चा में रहती थी। लेकिन अगर आप देखें शिवराज जी के साथ भी जोड़ियां उभरी, नरेंद्र सिंह जी के साथ उनकी जोड़ी की बहुत चर्चा रही और वो जोड़ी अभी भी है। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी के केंद्र की राजनीति का रुख करने के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की राजनीति में किसी जोड़ी की दरकार ज़रूर रही। और अब एक जोड़ी जिसको शिव ज्योति एक्सप्रेस भी कहा जाता है या ज्योति शिव एक्सप्रेस भी कहा जाता है, उस जोड़ी की बात बीते बीते करीब 1 साल से हो रही है। आपने तस्वीरें भी देखी कि इसकी नींव 2019 में ही रखी जा चुकी थी, जब सिंधिया जी आए और 45 मिनट शिवराज जी के साथ बैठे तो उसकी चर्चा बहुत थी कि आखिर इसके पीछे है क्या। लेकिन जैसा हमने पैकेज में भी कहा कि भविष्य के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता है। कोई नहीं जानता था कि 2020 में क्या होगा,
और 2021 में क्या होगा। 20 में सरकार गिरी, सिंधिया जी केंद्र बिंदु रहे कांग्रेस की, और 21 में सिंधिया जी न सिर्फ राज्यसभा में गए बल्कि वो अब केंद्रीय मंत्री हैं और एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो भी उनके पास है। तो शिव ज्योति एक्सप्रेस मध्य प्रदेश में डबल टीम बीजेपी की किस तरह से आगे बढ़ेगी, कैसे काम करेगी, और क्या ये जोड़ी 2023 में 5 बार का ऑल टाइम फेवरेट रिकॉर्ड बनाने में कामयाब होगी, जो एक बड़ा चैलेंज भी हो सकता है। लेकिन उसके साथ ये भी है कि अब शिवराज जी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी होंगे। इसी पर हम आज बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। हमारे साथ हैं स्टूडियो में दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। सर, बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, बीजेपी के युवा नेता, प्रवक्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन, बहुत स्वागत है उनका। और चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, कांग्रेस के सीनियर लीडर, रीवा के प्रभारी और पूर्व मंत्री, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, शिव ज्योति एक्सप्रेस, राजनीति में जोड़ियाँ किस तरह से आगे बढ़ेंगी और मध्य प्रदेश में आप इस जोड़ी का किस तरह से इसकी रफ्तार पकड़ते हुए आप देखते हैं और कितनी कारगर होगी? दोनों ही नेता क्राउड पुलर माने जाते हैं। शरद जी, जो एक कहावत है, एक से भले दो, तो जोड़ी भी जो है तो दो लोग हैं, और दो का ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत रेयर कॉम्बिनेशन आपको इस तरह का देखने का मिलेगा। हमने 2018 में दोनों की जो मारक क्षमता है वो देखी। आप देखिए कि जो शिवराज जी का जिस तरह का ज़मीनी अपना पकड़ है पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, या सिंधिया जी का जिस तरह का पॉपुलैरिटी है, दोनों के बीच फाइट हम देख रहे थे पूरे 2018 के चुनाव में। जब 2021 में जब हम इन दोनों चेहरों की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये जो जोड़ी है, ये भारतीय जनता पार्टी की जो भविष्य की राजनीति है, जो बेसिकली 2023 का चुनाव हो या 24 का चुनाव हो, उस हिसाब से इसका जो कॉम्बिनेशन है कि हमें जो है सत्ता को बरकरार रखना है और ज़मीन पर रह के काम करना है। ये जो जोड़ी को हम इसको जो आप हवाई जोड़ी नहीं कह सकते, क्योंकि इनके पास जो भी है वो ज़मीन पर है। कार्यकर्ताओं को जिस तरह से सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के नेता को मिलता है वो शायद किसी और दल में नहीं होता, और यदि आपके पास चेहरा भी है तो फिर दिक्कत नहीं होती। तो ये जो जोड़ी है, जो पहले जैसे मोती माधव एक्सप्रेस जो कहा जाती थी, वो बेसिकली जो कांग्रेस की जिस तरह की राजनीति, गुटिया राजनीति जो हुआ करती थी, उस तरह की थी वो। आप जिसमें जो है फाइटिंग चलती रहती थी अर्जुन सिंह जी को लेके या दूसरा। लेकिन ये जो जोड़ी है तो इसमें सामने कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि किसी के खिलाफ हम लामबंद हो रहे हों। ये जो जोड़ी है बेसिकली पार्टी की लाइन को आगे बढ़ाने के लिए होगी। ये आपकी बात मुझे काफ़ी दिलचस्प लगी कि ये जोड़ी ऐसी है जो गुटीय राजनीति के किसी दबाव या उसकी वजह से उत्पन्न परिस्थितियों की वजह से नहीं बनी है। ये जोड़ी अपनी हैसियत रखती है राजनीति में। एक मुख्यमंत्री हैं, ताकतवर मुख्यमंत्री हैं, चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी की टॉप हायरकी में टॉप 10 लीडर्स में से हैं, और दूसरे वो हैं जिन्होंने केंद्रीय मंत्री बनने के बाद, शपथ लेने के बाद जिन 3 लोगों का नाम लिया वो बीजेपी की हायरकी में टॉप पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद, नड्डा साहब का धन्यवाद, अमित शाह जी का धन्यवाद। तो इससे आपको इनका स्ट्रेचर, इनका कद और इनकी ताकत भी समझ में आती है। डॉक्टर वाजपेयी, देखिए, मुझे लगता है मैं तो आपको सुन रहा हूँ, पर जितना समझ पा रहा हूँ उसमें 2-3 बातें बस कहना चाहूँगा कि एक तो हमारे यहाँ पर गुट जैसी बात अभी तक तो देखने में नहीं आई, और चाहे आप शिवराज जी को देखें, आप 15 साल हो गए, कोई नहीं कह सकता कि उन्होंने अपना कोई गुट बनाया हो। कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, उन्होंने बहुत मेहनती काम किए हैं पिछले 6-7 साल में, खास तौर से संगठन को लेकर, लेकिन कभी ये सुनने में नहीं आएगा कि उनने भी अपना कोई गुट बनाया हो। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा जी, तो कभी आपको उनके बारे में भी ये सुनने को नहीं आएगा कि उन्होंने अपना कोई गुट बनाया हो। नरेंद्र सिंह तोमर जी को आप ले लें, नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे कद्दावर नेता हैं और आज प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी लोगों में से हैं, सबसे वरिष्ठ लोगों में से हैं। आज आपने देखा होगा प्रेस ब्रीफिंग में भी मुख्यतः उन्होंने लीड किया उसमें नए मंत्रियों के साथ में। तो हमें तो गर्व होता है हमारे इन नेताओं के ऊपर। ऐसी पूरी श्रृंखला है, प्रभात जी हो गए, कई अध्यक्ष जो हमारे यहाँ रहे हैं। तो मुझे तो याद नहीं आता कि कोई किसी का कोई गुट मुझे 10, 15, 20, 50 विधायकों का ऐसा दिख जाए।
और तो इसलिए गुट की संभावना भारतीय जनता पार्टी में शायद होती ही नहीं है। ये भी एक कारण हो सकता है कि यहाँ परंपरा नहीं है कि हमारे यहाँ कोई गुट बन जाए। तो इस फिर समाधान क्या है कि राजनीतिक क्षेत्र में सभी लोग आपसी सामंजस्य से चलें। और हमारे यहाँ एक कैडर व्यवस्था है, जो आपने जैसे बताया, उन्होंने धन्यवाद दिया। धन्यवाद का क्रम क्यों महत्वपूर्ण है, सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या होते हैं, प्रधानमंत्री क्या होते हैं, और अमित शाह जी का जो स्थान है पूरी कार्य योजना में वो क्या है, सभी लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए नई मिनिस्ट्री बनी है अभी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, जो कि सामंजस्य बिठाएगी सभी संदर्भित मिनिस्ट्रीज के बीच में आगे के प्लान को लेके। वो अमित शाह जी हेड करने वाले हैं, कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि हमारे यहाँ का स्वभाव नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि इस दिशा में कोई अपना भविष्य देखता है। वहीं पर भाई कांग्रेस चूंकि है ही लीडर बेस्ड पार्टी, क्योंकि मैं कोई ऐसे नेगेटिव रिमार्क्स नहीं करना चाहता, क्यों चौधरी साहब मेरे बात बोलेंगे तो इसलिए मैं लिबर्टी ले रहा हूँ। कांग्रेस एक लीडर बेस्ड पार्टी होने की वजह से वहाँ पर लीडर का अस्तित्व ही उसके फॉलोअर्स से हैं कि किस लीडर के साथ कितने विधायक चलते हैं। तो मुझे लगता है कि चूंकि उनका सर्वाइवल उसी दिशा में है, नहीं तो चौधरी साहब और अजय सिंह जी की जोड़ी क्या बुरी है, बहुत अच्छी जोड़ी है, दोनों मजबूत नेता हैं। तो मुझे ऐसा लगता है दोनों दलों का स्वभाव बहुत अलग अलग है। ये कैडर बेस्ड है, तो संभावना कम है मुद्दे की बात है। और जो अनुशासित लोग होते हैं, जो इस फ्लेवर को समझते हैं, वो संगठन के स्वभाव को भी समझते हैं। शरद जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह 12 कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट नहीं, मिले जुले जो 12 लोग कैबिनेट मंत्रिमंडल से इस्तीफे लिए गए, गुट ना होने की वजह से ये बड़ी आसानी से ये चीज़ें निर्गुट प्रतिनिधि की तरह सबके सब, जिसमें जावड़ेकर जी बड़ा नाम, साक्षी भाव से हो जाता जी, साक्षी भाव से सब विदा हुए, प्रस्थित हुए, प्रणाम करते हुए, ना कहीं कोई रहम बेरहम या रुदन या प्रसन्नता, कुछ नहीं, बस बिल्कुल एक गुरु गंभीर स्वर गूंजता है कि पार्टी के हित में आप सबको अपना त्यागपत्र देना है तो देना है। ये बिल्कुल अंतर है। और दूसरी तरफ कांग्रेस में होता तो शायद 4-6 प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती बाहर, क्योंकि ये अलग स्वभाव है, इसमें नकारात्मकता ढूंढने की कोशिश छिद्रान्वेषण होगी। राकेश जी, आप किस तरह देखते हैं इस जोड़ी को? और डॉक्टर हितेश जी ने भी बड़ी अच्छी बात कही है कि आपके यहाँ जोड़ियाँ मुश्किल से बनती हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूँ। बिल्कुल जी, काफी अंतराल के बाद ही सही, लेकिन उनको मंत्री पद से नवाजा गया। तो मध्य प्रदेश के विकास और तरक्की में मैं समझता हूँ उनका और ज्यादा विशेष योगदान, उनकी योग्यता का लाभ मिलना चाहिए। और जहां तक आप जोड़ियों की बात कर रहे हैं, तो ये शिवराज सिंह जी किसी जोड़ी के साथ मिलके कभी बहुत लंबे समय तक मेरा अनुभव रहा है, ये चले नहीं। उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं तो संगठन का हूं, मेरा कोई गुट नहीं है, मेरा कोई व्यक्ति नहीं है। लेकिन मुझे मालूम है, मैं शिवराज सिंह जी के भी बहुत नजदीक रहा हूं, मैं भोपाल के नेताओं को भी, डॉक्टर वाजपेयी साहब जानता हूँ, उनके गुट को भी जानता हूँ जो भोपाल में उनके नजदीक है, और भाई गुप्ता जी भी जानते होंगे। जहां तक इन दोनों लोगों की बात है, तो मैं उस पर पुरानी बात पे आना चाहता हूँ। आपने कहा कि अभी भी उनकी जोड़ी है शिवराज सिंह जी की नरेंद्र तोमर, तो ये डबल कैसे हो सकता है? जोड़ी या तो नरेंद्र तोमर या शिवराज सिंह जी की मैं मानूं, या फिर वो कॉल आपके आज में मानूं कि शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जोड़ी है। लोग कहते हैं टीवी वालों की बात पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, वैसे आपकी मर्जी, इसको टीम मानो। जी जी जी, त्रिशंकु मान जाऊं मैं डॉक्टर साहब? टीम मान लीजिए सर, आप भी आइए। त्रिशंकु जहां अटक गए हैं, बिल्कुल जी। मैं बात अपनी कंप्लीट कर रहा हूँ जी। तीसरी बात यह है कि जब प्रभात झा साहब ने इतनी मेहनत की भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, तब भी बहुत से प्रिंट मीडिया ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने बहुत अच्छी जोड़ी बताई, और रात दिन मेहनत करके प्रभात झा साहब ने भी अपनी नेतृत्व को मानने के लिए मजबूर किया। आज जो परिस्थिति मध्य प्रदेश में है, वो मैं ये तारीफ करूं कि जोड़ी नंबर 2 मध्य प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए शुभ होगी, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा है। क्योंकि जो गुण था, जैसा वाजपेयी साहब बहुत कहे, मैं भी उस बात को और ताकीद कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुट नहीं होता। जो लोग चले गए वो सम्मान के साथ चले गए, उनको उनके कर्तव्य निष्ठा के अनुसार उनको नहीं निकाला गया कि वो कमजोर थे या उनका विभाग कमजोर था, लेकिन ससम्मान चले गए, वो ससम्मान उन्हें स्वीकार कर लिया।
कि मैं अपना पद त्यागता हूं। और उसी दिन जिस दिन शपथ होनी है, आप देखिए, एक प्रभात झा साहब थे जिन्होंने कहा था कि पोखरण विस्फोट हुआ है, लेकिन ये बेचारे बड़े अनुशासित लोग हैं दिल्ली में कि इन्होंने ये नहीं कहा कि ये पोखरण कर दिया, कि उनसे एकदम 1 बजे के बाद 2 बजे के बाद उनसे इस्तीफे लिए गए। तो उनकी योग्यता पे प्रश्न चिन्ह लगता है। नाकाबिल लोग थे, या तो इसलिए लिया गया, या फिर वो बिला वजह काम नहीं करना चाहते थे, क्योंकि विभाग और कोई देख रहा था और वो बिला वजह अपने विभाग को चला रहे थे। मध्य प्रदेश के लिए शुभ ये होगा अगर आर्थिक स्थिति मजबूत कर पाएंगे सिंधिया जी और शिवराज सिंह जी मिलके, अगर रोजगार दे पाएंगे, अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे मध्य प्रदेश में लगने वाले टैक्स को कम कर पाएंगे। भाई अंततः तो सरकारें जनता के लिए है और गरीबों के लिए है। तो जोड़ी नंबर 2 को मैं शुभकामनाएं दूं, उनकी योग्यता की मैं तारीफ करूं, उसके साथ मैं ये जरूर जोड़ना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के आवाम को क्या इससे राहत देंगे, क्या रोजगार में राहत देंगे जी। ओके, चलिए जी, ये काफी आपकी बात से मैं सहमत हूँ जी। एक बात छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो पोखरण वाली बात आई और उस दौरान मैं प्रभात जी के बहुत करीब हुआ करता था, तो मुझे ध्यान है जब वो लिखा गया चौधरी साहब। नहीं है डॉक्टर साहब करीब, मैं अभी भी करीब हूँ। नहीं, मैं करीब मतलब हम लोगों की फंक्शनिंग में, चूंकि मैं मीडिया इंचार्ज था और वो मेरे अध्यक्ष थे। हाँ, तो जब वो लिखते थे तो मुझे बहुत कुछ आभास रहता था कि उन शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं। तो आप दोनों भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप जानते हैं, उन्होंने बहुत चुन के उस शब्द को चुना था। अटल जी ने पोखरण का जो विस्फोट हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो दुनिया के दबाव के बावजूद इसलिए किया था कि भारत में परमाणु अनुसंधान जारी रहे, हम किसी के दबाव में रोके ना, हमारा डेटा हो, मतलब भारत की मजबूती के लिए किया था। इसीलिए इस शब्द का प्रयोग भी प्रभात जी ने बहुत सोच के किया था, ये नकारात्मक रूप में नहीं किया था। मुझे ध्यान है, चाहे उनकी भावना आपके जैसी धारणा के अनुरूप हुई हो। एक बात, दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है शरद जी, मैं अभी दिन में कुछ युवा मोर्चा के साथियों के साथ बैठा था, मैं एक्चुअल चीज़ बता रहा हूँ ये आपको, कि मैंने उनको यही कहा कि देखिए हमारे यहाँ पर कद सबका महत्वपूर्ण होता है राजनीति में, चौधरी साहब का भी एक कद है, आप लोगों का पत्रकारिता में एक कद है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर दायित्व का ज़्यादा महत्व होता है। यदि कोई प्रदेश अध्यक्ष है और उसका कद यदि किसी के तुलना में थोड़ा सा 19 भी है, तो सब प्रदेश अध्यक्ष तो सब पे भारी है। तो ये परंपरा साहब हमारे यहाँ है, जिसको लेकर चला जाता है। लेकिन आपने पोखरण का जो उदाहरण दिया, उसमें पूर्व मीडिया प्रभारी के तौर पर आपको 100 में से 100 नंबर, ये बड़ी मौलिक व्याख्या है कि हमने अगर पोखरण विस्फोट कहा भी है तो क्यों कहा, क्योंकि पोखरण सकारात्मक है, इसलिए उसको आलोचना तो बिल्कुल ना माने, और वो तो विस्फोट भी सकारात्मक है। वाह, कमाल है सर, विस्मयकारी है, विस्फोट है, लेकिन अच्छे के लिए, अच्छे के लिए, मजबूती के लिए। ये बड़ी दिलचस्प और बड़ी मौलिक व्याख्या है। दिनेश जी, महत्वपूर्ण बात ये है कि मध्य प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तरह, बल्कि वैश्विक परिदृश्य में भी हम देखें तो हम कई चुनौतियों से इस समय कोविड एरा में जूझ रहे हैं। अभी आगे भी अनिश्चितता है, ईश्वर ना करे कि तीसरी चौथी लहर जैसी बातें हों, लेकिन कुछ इनकार नहीं कर सकते, रूल आउट नहीं कर सकते। इन परिस्थितियों में जोड़ी वही सक्सेसफुल है, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी की हो, या मध्य प्रदेश में शिवराज जी और ज्योतिरादित्य जी की हो, जो इन जटिल परिस्थितियों में देश को आगे बढ़ाए। पुरजोर कोशिश हो रही है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, क्यों छोड़ेगा, जनप्रतिनिधि का दायित्व ही यही है। लेकिन इसमें कामयाबी मिलना, और कामयाबी मिलने का मतलब है एक टीम मिले जिसको पूरी स्वतंत्रता रहे, जो टीम अपनी योग्यता क्षमता, जिसकी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो 12 लोग बाहर हुए, ये सवाल बना हुआ है, क्या उनकी योग्यता को लेकर चुनौती थी, ये सवाल पूछा जाएगा लोकतंत्र में, क्या उनकी योग्यता वो प्रमाणित नहीं कर पाए। तो अब ये दौर है कि आपको अपनी योग्यता प्रमाणित भी करनी है, और इस जटिल समय में मध्य प्रदेश को, देश को इससे बाहर भी निकालना है। शरद जी, एक जो टीम के साथ साथ ट्रस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका भरोसा नहीं होगा तो शायद हम जोड़ी नहीं बना पाएंगे किसी पर भी। और राजनीति में भरोसा बहुत मुश्किल से होता है कि आप कब किसकी चादर कौन खींच ले, ये पता नहीं लगता है। इसलिए आप देखिए कि राजनीति में जोड़ियाँ कम बनती हैं। जब जोड़ी बनती हैं तो उसके कुछ ना कुछ उद्देश्य होते हैं। जैसे हमने महाभारत में देखा था, कृष्ण और अर्जुन की जोड़ी थी, तो उसने पूरे नक्शा पलट दिया था पूरा, जो जिस तरह थे। तो जो किसी उद्देश्य से जब जोड़ी होती है,
एक अर्जुन की भूमिका में होता है और एक कृष्ण की भूमिका में होता है, तो लक्ष्य यदि सामने है तो शायद आपको सफलता भी मिलेगी। यदि आपकी का लक्ष्य ये है कि हमको प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाना है, जैसा भी राकेश जी कह रहे थे कि रोजगार का मुद्दा है या महंगाई का मुद्दा है, बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं, तो जब आप विश्वास और टीम होगी तो निश्चित तौर पर इन पर कुछ ना कुछ आप कार्य योजना भी बनाएंगे जो आम आदमी के हित में होगी। तो जिस तरह की हमने टीम अभी दिल्ली में देखी कि लोग बाहर भी हो गए, बड़ी सेफ़ लैंडिंग जिसे हम कहते हैं ना, आपको जो हवाई जहाज़ की भाषा में के बड़ी प्रधानमंत्री ने सेफ़ लैंडिंग की है कि उनकी पार्टी में एक कहीं भी कोई किसी तरह का पैनिक देखने को नहीं मिला है। अब अगला जो है, लोग अपनी महंगाई को लेकर बहुत चिंतित हैं और ये इंतज़ार कर रहे हैं कि पूरे देश को इसमें जो है कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। इसीलिए आप देखिए राज्यों में जो है बहुत सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने इस फेरबदल से पहले चर्चा की थी। तो कुछ ना कुछ अब अगले चरण में शायद हमको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलें जो बहुत सारे सकारात्मक परिणामों के साथ सामने हो। बिल्कुल, और इसमें आपने जो सबसे बड़ी बात कही, मैं फिर उसको दोहराऊंगा, ट्रस्ट। टीम बिना ट्रस्ट के अधूरी है। और इसी के साथ एक चीज़ मैं और बोलूँगा कि जो योग्य और प्रतिभाशाली लोग हैं, और वो लोग योग्य और प्रतिभाशाली लोग जो अपनी योग्यता और प्रतिभा के चलते गिड़गिड़ाना नहीं पसंद करते हैं, लॉबिंग पसंद नहीं करते हैं, उन तक आपका एक्सेस कितना है? परफॉर्मेंस बेस्ड। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और एक दार्शनिक ने कहा है कि दुनिया में सक्सेसफुल रिश्ता गुरु और शिष्य का है, लेकिन राजनीति में कितने गुरु और कितने शिष्य? हम मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी साहब और अमित शाह जी के बीच में मित्रता के साथ शायद वो रिश्ता हो। कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता इसीलिए इतना पवित्र और इतना सफल रहा क्योंकि वो गुरु शिष्य का रिश्ता था। और यहाँ तो कई बार शिष्य गुरु घंटाल होने की कोशिश करता है, क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये सच है राजनीति का और कड़वा सच है। तो गुरु और शिष्य का रिश्ता, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात सामने आई है। राकेश जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आपके यहाँ भी अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह जी, बड़ा लंबा रिश्ता रहा और बड़ा सक्सेसफुल रिश्ता भी रहा, और भी रिश्ते ऐसे रहे और आज भी हैं, ऐसा नहीं कहूँगा मैं। आपके भी गुरु हो सकते हैं और आपके शिष्य भी हो सकते हैं। जी देखिए, राजनीति में जिसने राजनीति शास्त्र पढ़ा है और इतिहास, शरद भाई आप बहुत बखूबी जानते हैं जी कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि हमेशा सक्सेसर ने अपने गुरु को हमेशा मात दी है। कुछ समय तक उन्होंने विश्वास अर्जित किया है गुरु का, चाहे इतिहास रहा हो। आप गुरुओं को डरा रहे हैं सर। जी, केवल मुगलों के समय ज्यादा हुआ है ये, आप गुरुओं को डरा रहे हैं। जी जी जी, मैं निवेदन कर रहा हूं। मैं आज देख रहा था कल ये ओथ में जी आदरणीय अडवाणी जी को बुलाया जा सकता था पूर्व गृह मंत्री की हैसियत से, उपराष्ट्रपति के। कोरोना की वजह से कम किया है। अब आप मुझे बोल लेने दीजिए डॉक्टर साहब। जी जी जी, अब मेरी नजरें देखती रही टेलीविजन पे शरद भाई आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी को। जी, तो ये भी शिष्य थे आदरणीय वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अडवाणी जी के, और वो बेचारे नमस्कार करते रहते हैं और वो देखते भी नहीं है उनकी तरफ। गरीब बेचारा डुकरा, गरीब बेचारे बुजुर्ग अपने धीरे से निकल जाते हैं। तो ये परंपरा हिंदुस्तान में मुगलों के समय भी रही है, वर्तमान राजनीति में भी है। और जैसा शिवराज सिंह जी के बारे में कहूँ, इनके भी गुरु अडवाणी जी थे। ये हमेशा उनके पूरे परिवार को नतमस्तक होते थे, लेकिन आज गुरु परंपरा बदल दी है। आज उनके गुरु आदरणीय मोदी जी हो गए हैं। तो चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे अन्य दल हो, इसमें गुरु परंपरा बहुत लंबे समय तक नहीं चलती। यहाँ सक्सेसर तैयार है, खो का खेल है। आप जरा भी चूकेंगे तो आपको चेला आपका खो कर देगा और आपके स्थान पे विराजमान हो जाएगा। मैं मान रहा हूँ कि अनुभव जन्य है ये टिप्पणी। जी चलिए डॉक्टर वाजपेयी। मैं एक बहुत साधारण सी बात, आज मैंने प्रेस को देखा, आज पहली प्रेस ब्रीफिंग थी। आपने भी देखा होगा शरद जी, दिनेश जी, कि इसमें आपने देखा होगा कि लक्ष्य रखे गए 8 महीने के, 9 महीने के, 3 महीने के। तो देखिए, हमारी जो एक फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं नेशन फर्स्ट, तो नेशन फर्स्ट की फिलॉसफी में हितेश वाजपेयी 6 साल मीडिया इंचार्ज रहा। अब मैं ही बना रहूं या मैं ही 10 साल बाद भी उतना ही सक्षम रहूं, योग्य रहूं, मेरा कद बड़ा हो सकता है चूंकि आपके बीच लंबे समय रहा शरद जी, तो प्रेम की वजह से हो सकता है, लोकप्रियता की वजह से हो सकता है, लेकिन हर 10 साल में मुझे ऐसा लगता है कि एक परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है। तो नेशन फर्स्ट वाली जब हम बात करते हैं तो मुझे लगता है कि देश की आवश्यकताओं के अनुकूल जो फैसले लिए जाना चाहिए वही देश के प्रधानमंत्रियों को लेना चाहिए।
और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो फैसले देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए लिए गए होंगे। और जो चीज़ सामने अभी दिख रही है, जो आपको कैबिनेट, जो दिनेश जी ने भी इशारा किया जिसकी ओर, कि एक एक कैबिनेट में आपको उसकी झलक दिखेगी कि व्हाट एग्जैक्टली द प्राइम मिनिस्टर वांट्स आउट ऑफ हिज कैबिनेट। तो मुझे ऐसा लगता है उसमें आप लोगों को ज़्यादा जवाब मिलेंगे और सब अच्छा मिलेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई दुराभाव नहीं है किसी चीज़ को लेकर, लेकिन देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते ही प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट बनाते हैं। लेकिन किसी वर्तमान समय काल परिस्थिति से जोड़कर मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि राजनीतिक दल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन ऐसा लग रहा है कि राजनीति में पत्ते एक ही गड्डी ताश की बार बार फेंटी जा रही है और वो पत्ते निकलते हैं, फिर आप कहते हैं हमें अच्छे नहीं मिले तो आप उन पत्तों को बदल देते हैं, लेकिन अकबर रोड की कहानी गड्डी एक ही है। और यही वजह है कि डॉक्टर हितेश वाजपेयी भी इंतजार करते रहते हैं, क्योंकि उनकी उम्र जावड़ेकर जी की तरह 70 साल नहीं है। वो 6 साल एक जिम्मेदारी निभाते हैं, पार्टी उनका जो भी मूल्यांकन करे, ये पार्टी का आंतरिक विषय है। बहुत शुभकामनाएं, अभी बहुत कम उम्र है। बिल्कुल। तो ये मूल्यांकन कांग्रेस में भी होना चाहिए कि अजय सिंह जी को भी ना लगे, चौधरी राकेश चौधरी को भी ना लगे, अरुण यादव को भी ना लगे कि वो 65 में, 55 में, या बचपन तो मैं नहीं कहूँगा, उसमें कहीं उनकी प्रासंगिकता या अप्रासंगिकता को लेकर कोई बहस छिड़ गई है। ये पार्टियां जब तक ये ऑनेस्ट असेसमेंट नहीं करेंगी, वो पत्ते फेंटती रहेंगी, नतीजे कठिन होंगे। सर, थोड़ी दार्शनिक बात है, लेकिन समझने वाले समझ गए होंगे। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, बहुत धन्यवाद दिनेश जी, धन्यवाद डॉक्टर हितेश वाजपेयी।